मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में चौथे चैप्टर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री पाठ के चैप्टर के स्वाध्याय का अभ्यास जो है वह करेंगे। पहले हमने पाठ का अभ्यास ही कर लिया है और उसके बाद अभ्यास के सवाल जवाब जो है वह भी हमने समझ लिए हैं। तो आज जो है हम इस स्वाध्याय के सवाल जवाब जो है वह समझेंगे। अब में पहला प्रश्न है, एक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे? तो इसका उत्तर है, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षाएं जो थी उनकी तरफ वह सब पूर्ण की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाने के लिए उनके लिए हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था, यानी कि अपने देश को, अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का, यानी कि उनके जो भी कर्म थे उनका एक ही मात्र उद्देश्य रहता था कि अपने राष्ट्र को कैसे लाभ पहुंचाए। उन्हें उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम जो है वह पूरा कर सके। दूसरा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई थी। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य व्यक्ति ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना जो है वह उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण जो है वह महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतों का उद्धार कार्यक्रम भी चलाया था। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा था। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इसका उत्तर है, शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए, यानी कि पसंद किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत जो है वह सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई। हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि चौथा प्रश्न है, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने अपने कौन से विचार व्यक्त किए? उसका उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार जो है वह प्रकट किए थे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो हमें जो है यहाँ जो रेखांकित शब्द दिए गए उनमें पहला शब्द है रीढ़। रीढ़ का अर्थ होता है मेरुदंड। दूसरा शब्द है अमिट। अमिट का अर्थ होता है अटल।
तीसरा शब्द है आधारशिला। आधारशिला का अर्थ होता है नींव। चौथा शब्द है खाद। खाद का अर्थ होता है जमीन का उपजाऊपन या उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ। आगे का शब्द है पल्लवित। पल्लवित का अर्थ होता है विकसित। आगे का शब्द है, इसके बाद का शब्द आता है सौरभ। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। इसके बाद का शब्द है सभ्य। सभ्य का अर्थ होता है शिष्ट। अब हम इन शब्दों के अर्थ तो हमने समझ लिए। अब हमें इनको शब्दकोश के क्रम में जो है वह लिखना है। तो शब्दकोश के क्रम में पहला शब्द आएगा अटिल, अटल। उनके बाद आएगा जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ। उसके बाद आएगा नींव। इसके बाद मेरुदंड, बाद में विकसित, इसके बाद शिष्ट और इसके बाद सुगंध। अब हमारा अगला प्रश्न यानी कि तीसरा प्रश्न है, इस इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण जो है वह ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था होनी चाहिए। उसे पाने के लिए हम कर्म में लगे रहना चाहिए तथा सरलता, विनम्रता और सादगी हो यह आवश्यक है। उसके प्रति हमारा जो कर्म है, हम जो काम करते हैं उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण भी होना चाहिए। और हमारे जीवन में जो है वह हमेशा श्रम जो है, सेवा जो है, सरलता, सादगी, ये सारी चीज़ें होनी आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति जो है हमें रखनी चाहिए, हमारे में होनी चाहिए। इस प्रकार शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण जो है वह हम ग्रहण कर सकते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न है, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उनको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें जो यह पूर्ण कहानी दी गई है उस कहानी को हमें आगे बढ़ाना है और यह देखना है कि चींटी जो है वह शेर का घमंड कैसे उतारती है। तो अब हम इस कहानी जो है, चींटी जो कहती कि मैं शेर का घमंड उतार दूंगी, इसे आगे बढ़ाते हैं। और आगे चींटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहाँ सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियाँ जो है वह शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पीठ, पेट और टांगों में बुरी तरह से काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। यानी कि चींटियाँ जो है वह क्या करती थी, शेर के बालों में छिप जाती थी जब भी शेर के अपने पंजों से उन्हें मारने की कोशिश करता था। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये जो स्वाध्याय था उनके सारे प्रश्नों जो है वह हमने समझ लिए हैं, सीख लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको भी स्वाध्याय के सारे प्रश्नों जो है वह अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।